हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम मैकबेथ की बात करेंगे। द ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। जाना पहचाना नाम है आपकी ट्रेजिडी का भी, मैकबेथ का। और हमारे जो ड्रामाटिस्ट हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लिटरेचर्स, विलियम शेक्सपियर, उनके नाम को भी हम जानते हैं, भली भांति उनसे परिचित हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, आपका जीआईसी लेक्चरर हो, या नवोदय विद्यालय हो यानी एनवीएस हो, या केंद्रीय विद्यालय केवीएस हो, या डी ट्रिपल एस बी हो, सभी के लिए बराबर से इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमने ये सोचा कि आपके सामने मैकबेथ को अच्छे से डिस्कस किया जाए with its main characters, its summary, act wise, and all the events which are important to your exam। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। द ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ कब आई? 1606 में। और जैसा कि हम जानते हैं कि मैकबेथ जो है वो होकम का ही एक पार्ट है। ये एक बड़ा मशहूर कहिए एक शॉर्ट ट्रैक है जो शेक्सपियर की ट्रेजिडीज के लिए फेमस है। एच फॉर हेमलेट, हेमलेट की हम बात कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। ओ फॉर ओथेलो, ठीक है, ओथेलो। और होकम यानी के आ गया तो इसका किंग लियर हो जाएगा। और लास्ट में जो बचता है हमारा एम, उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? मैकबेथ। बहुत ज़बरदस्त प्ले है, ठीक है, ट्रेजिडी। तो ये चार आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। टेक्निक बड़ी अच्छी है, आसानी से याद भी रहता है सभी को। तो अभी हेमलेट की हम बात कर चुके हैं पहले, उस चैनल पर मौजूद है, पूरी समरी अच्छे से अपन डिस्कस करी है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अब आज हम बात कर रहे हैं मैकबेथ की, इसके बाद कोशिश करेंगे किंग लियर की बात करेंगे, और फिर लास्ट में ओथेलो की बात करेंगे। यानी ये समझिए कि हम इस चैनल पर सारे जो प्लेज हैं 37, किसके? हमारे शेक्सपियर के। और एक जो 38वां भी प्ले इनका माना जाता है, द किंग्समैन, है ना, उसकी भी अपन कोशिश करेंगे कि समरी वगैरह आपको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर लीजिए। चलिए तो शुरू करेंगे सेशन। सोर्स क्या है इसका? रॉफेल हॉलेंशेट्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। सोर्स से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग प्लेज के लिए शेक्सपियर के, कि शेक्सपियर के हेमलेट का सोर्स क्या है, ओथेलो का सोर्स क्या है, किंग लियर का सोर्स क्या है। इनको आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। और कभी कभी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ प्लेस दे दिए जाते हैं, उनको कहता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़िया से लिख दीजिए, कौन पहले आया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम उसके पब्लिशिंग ईयर को ध्यान रखें। ठीक बात है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। सेटिंग भी पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए मैकबेथ की सेटिंग क्या है। अपन क्या बता देंगे? स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, ठीक है। चलिए मेन कैरेक्टर्स। डंकन कौन है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जिनको मार करके मैकबेथ राजा बनता है। मेलकॉम एंड डोनाल्ड बेन कौन है? डंकन से सन्स, डंकन के बेटे हैं। मैकबेथ और बैंको ये कौन है? जनरल हैं इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन। लेडी मैकबेथ कौन है? मैकबेथ की वाइफ है, जिनको फोर्थ विच भी कहा गया है। मैकडफ, रॉस, लेनॉक्स, एंगस एंड कैथनेस, ये नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड है, विद्वान है स्कॉटलैंड के। मैकडफ जो कि मेन कैरेक्टर में है। मेन कैरेक्टर कैसे कि लास्ट में यही मैकबेथ को निपटा देता है। जबकि मैकबेथ को क्या कहा गया कि तुम्हें कोई भी माँ से जन्म लिया हुआ बच्चा व्यक्ति नहीं मार पाएगा, लेकिन मैकडफ उसको जब मारने को चलता है मैकबेथ को, तो मैकबेथ क्या कहता है कि मुझे कोई भी माँ से जन्मा नहीं मार सकता। तो मैकडफ कहता है कि मुझे समय से पहले ही सिजेरियन के थ्रू निकाल लिया गया था, यानी ऑपरेशन के ज़रिए उसका जन्म हुआ था, पेट को चाक करके। ठीक है, इस तरह से वो उसको निपटा देता है। फिलियंस कौन है? बैंको का सन है। लेडी मैकडफ कौन है? मैकडफ की वाइफ है। रॉस, लेनॉक्स, एंगस, मैंटीथ, कैथनेस स्कॉटिश थेन्स हैं, और उसके साथ नोबलमैन भी है, इनके दो नाम और जोड़ लीजिए। सिवार्ड जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस हैं ये, ठीक है। हैकेट कौन है? क्वीन ऑफ विचेस। और फिर लास्ट में जो ट्रेजिडी को ट्रेजिडी बनाने वाले क्या कहिए इनको, एलिमेंट्स हैं, वो कौन है? थ्री विचेस हैं। जो मैकबेथ के अंदर जो आकांक्षाएं थी ना, जो एम्बिशंस थे, उनको जगाने वाली कौन थी? थ्री विचेस थी, ठीक है।
ये मैकबेथ का हमार्शिया भी है कि उसका जो अनकंट्रोलेबल एम्बिशन, ओवर पावरिंग एम्बिशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी में, ध्यान रखिए। चलिए, फेमस सीन्स कौन कौन से हैं? थ्री विचेस सीन है, पहले ही आपके एक्ट में है। पोर्टर सीन है, डैगर सीन है, बैंक्वेट सीन है, स्लीप वॉकिंग सीन है, गन पाउडर प्लॉट है। इसी को, हाँ ये अच्छा देखिए आया, 1605 में गन पाउडर प्लॉट हुआ था, ठीक है, किंग जेम्स को निपटाने के लिए। और क्या होता है कि वो प्लॉट फेल हो जाता है। उसमें जो लोग पकड़े जाते हैं कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है वो शेक्सपियर के रिश्तेदारों से जोड़ दिया जाता है। तो शेक्सपियर अपने आप को उससे बचाने के लिए और राजा के फेवर को पाने के लिए गन पाउडर प्लॉट को इस प्ले में रखते हैं। बल्कि ऐसा कहिए कि गन पाउडर प्लॉट ही वजह बना मैकबेथ को लिखने की, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। प्लान तगड़ा था कि राजा समेत पूरी सीनेट को उड़ा दिया जाएगा, मंत्री संतरी उसके बाल बच्चे सबको निपटा देंगे, मगर हुआ नहीं वो। यहाँ पे कुछ फेमस स्पीचेस हैं। फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टीजीटी वगैरह में पूछी जाती हैं, पीजीटी में। ये समझिए कि जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, यानी जो भी मल्टी चॉइस एमसीक्यूज बेस्ड है ना, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये विचेस कहती हैं। एक्ट 1 है, सीन 1 है, जैसे कि हमने बताया आपको कि एक्ट 1 में ही तीनों विचेस पधार चुकी थी, जबकि बैंको और मैकबेथ लौट रहे थे जंग को जीत करके। देर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, डंकन कहते हैं एक्ट 1 सीन 4 में। लुक लाइक द इनोसेंट, चलिए इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेंगे। अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, वो समरी के लिए काफ़ी समय चाहिए उसको समझने और समझाने के लिए, ठीक है भाई। चलिए, तो अ समरी ऑफ द प्ले, मैकबेथ, मैकबेथ की समरी एक्ट वाइज देखेंगे अपन बहुत अच्छे से। मैकबेथ ऑल्सो नोन एज द स्कॉटिश प्ले। शेक्सपियर्स डार्क grim tragedy begins with three witches in Scotland deciding to meet again after a battle being fought nearby. ये जो प्ले है जिसको कि मैकबेथ को स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है, ये जो प्ले है ये बड़ा डार्क रहस्यमयी ग्रिम ट्रेजिडी और थर्रा देने वाली जो ट्रेजिडी है ना, बेगिन से शुरू होती है विथ थ्री विचेस, तीन विचेस के सीन के साथ में, या तीन विचेस से शुरू होती है स्कॉटलैंड में। ये डिसाइड करती हैं टू मीट अगेन, कि ये फिर से मिलेंगी आफ्टर अ बैटल, युद्ध के बाद, बीइंग फॉट, जो लड़ा जाना है नियर बाई, पास में ही, ठीक है। थंडर स्टॉर्म्स एंड द डेसोलेट हीट पेंट अ ग्लूमी पिक्चर, और जो सीन की शुरुआत है उसमें बिजली की कड़कड़ाहट, तूफान और डिसोलीट निर्जन हीथ, रेगिस्तान या बंजर भूमि को दिखाया गया है। पेंट अ ग्लूमी पिक्चर, जिससे कि वो सीन जो है वो बड़ा ग्लूमी, रहस्यमयी, अंधकारमयी नजर आता है, और एक अलग ही इफेक्ट दिखाई देता है इस सीन में कि बहुत डरावना कुछ होने को है। सेटिंग द टोन ऑफ दिस प्ले, और यहीं से इस प्ले की टोन सेट हो जाती है। एंड डिफाइनिंग एन इमेजरी ऑफ नेचर, और ये नेचर की इमेजरी को डिफाइन भी करती है। एट वॉर, युद्ध के दौरान, विथ इट सेल्फ, स्वयं ही, यानी जिस तरह का वो सीन इमेजरी दिखाई है ना, वो खुद बताती है कि युद्ध हुआ है अभी यहाँ पर अभी। ए रिकरिंग थीम इन दिस प्ले, जो कि एक रिकरिंग थीम है इस प्ले की, युद्ध, है ना। द थ्री विचेज मेक अ वेरी फेमस स्पीच, वो जो तीनों विचेज हैं एक बड़ी फेमस लाइन या स्पीच कहती हैं, और वो क्या है? फाउ फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। कौन कहता है? थ्री विचेस कहती हैं। कब कहती हैं? आपके ये एक्ट 1 में कहती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। मैकबेथ इज इंट्रोड्यूस्ड एज द ब्रेव मैन, मैकबेथ को एक बहादुर व्यक्ति के तौर पर दिखाया जाता है। हु लेड किंग डंकन फोर्सेस, जो किंग डंकन की आर्मी को लेड यानी उनका नेतृत्व करते हैं। टू विक्ट्री अगेंस्ट द ट्रेटरस थेन ऑफ कॉडोर, कॉडोर के थेन के गद्दारी के खिलाफ, क्योंकि थेन ऑफ कॉडोर ने गद्दारी करी किंग डंकन से। किंग डंकन ने मैकबेथ और बैंको को भेजा कि इसको मिट्टी में मिला दो, तो दोनों मिला के चले आए। मैकडोनाल्ड, सॉरी मैकडोनाल्ड, हाँ ठीक तो है, मैकडोनाल्ड, ये डब्ल्यू यहाँ पर कुछ डिस्टर्ब है, देख लीजिएगा इसको। मैकडोनाल्ड एंड द किंग ऑफ नॉर्वे इन अ बैटल दैट कुड हैव गॉन आइदर वे, वर इट नॉट फॉर मैकबेथ्स लीडरशिप। मैकडोनाल्ड एंड द किंग ऑफ नॉर्वे इन अ बैटल, एक युद्ध में, दैट कुड हैव गॉन इधर, वो जो दूसरे ही तरफ चला जाता,
वर इट नॉट फॉर मैकबेथ लीडरशिप, जो मैकबेथ के नेतृत्व के लिए नहीं था। व्हीलर हम जान पाते हैं या जानते हैं कि मैकबेथ किल्ड मैकडोनाल्ड, वो मैकडोनाल्ड को मार देता है हिमसेल्फ इन द बैटल, युद्ध में। किंग डंकन ओवरजॉयड, किंग डंकन खुशी से बस झूम रहा है। डिसाइड्स टू मेक मैकबेथ हिज न्यू थेन ऑफ कॉडोर, वो मैकबेथ को अपना नया थेन ऑफ कॉडोर बनाना चाहता है। द प्रीवियस थेन ऑफ कॉडोर विल बी एग्जीक्यूटेड, और जो पुराना आपका थेन है कॉडोर का, उसको जो है फांसी दी जाएगी, या उसको भी हेडेड कर दिया जाएगा। अब थ्री विचेस जो हैं इस्टेब्लिश दियर मलाइशियस नेचर बिफोर मीटिंग मैकबेथ, इस्टेब्लिश स्थापित करती हैं दियर मलाइशियस, अपने घृणित नेचर स्वभाव को, बिफोर मीटिंग मैकबेथ, मैकबेथ से मिलने से पहले और बैंकोर के मिलने से पहले, मतलब प्लान कर लेती हैं क्या क्या जहर उसके दिमाग में भरना है, किसके, मैकबेथ के। द थ्री विचेस टेल मैकबेथ, वो तीनों जो चुड़ैल हैं, या जो विच ही ज़्यादा ठीक है, वो मैकबेथ को बताती हैं कि ही विल बी थेन ऑफ ग्लैमिस, वो थेन ऑफ ग्लैमिस बनेगा, थेन ऑफ कॉडोर भी बनेगा, एंड और उसके बाद किंग हेयर आफ्टर, इन सभी के बाद वो राजा भी बनेगा, और बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, या वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, मतलब राजा बनेगा। बैंको जान पाता है कि हिज डिसेंडेंट्स शैल बी किंग्स, कि उसके डिसेंडेंट्स भी राजा बनेंगे, ये वही तीनों चुड़ैलें उसको बताती हैं। बैंको इज सस्पिशियस ऑफ द थ्री विशेस, बैंको को कुछ शक है इन तीनों विशेस को लेकर के। रिमेंबरिंग दैट, ये वो याद कर रहा है कि दे ऑफन, ये जो विशेस हैं प्राय ट्रिक मैन, लोगों को धोखा देती हैं, मतलब आधी सच्चाई बताती हैं आधी छुपा देती हैं। मैकबेथ इनिशियली एग्रीज, मैकबेथ शुरुआत में तो तैयार हो जाता है, सहमत हो जाता है, बट लेकिन व्हेन रॉस एंड एंगस टेल हिम, जब वो रॉस एंड एंगस उसे बताते हैं कि ही हैज़ बीन मेड द न्यू थेन ऑफ कॉडोर, कि उसे कॉडोर का नया राजा बना दिया गया है, तो मैकबेथ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट असाइड या सोलिलकी रिमार्क्स, तो मैकबेथ फिर एक इंपॉर्टेंट सोलिलकी कहता है, जिसमें कहता है ग्लेमिस एंड द थेन ऑफ कॉडोर द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, इन सब में जो महानतम है ना, वो तो अभी बहुत पीछे है, यानी राजा बनने की उसकी महत्वाकांक्षा। मैकबेथ नाउ फर्स्ट क्वेश्चंस बैंकोज ऑन हिज फीलिंग्स, पहले तो बैंको की भावनाओं को पूछता है कि तुम क्या सोचते हो अबाउट हिज डिसेंडेंट्स बिकमिंग किंग्स, के तुम्हारे भी जो डिसेंडेंट्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, जो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियाँ हैं वो भी राजा बनेंगी। एंड देन स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ किलिंग किंग डंकन टू मेक प्रोफेसी फैक्ट, एंड देन स्टार्ट्स, वो शुरू कर देता है थिंकिंग, सोचना, ऑफ किलिंग किंग डंकन, की वो राजा डंकन को निपटा देगा, टू मेक प्रोफेसी फैक्ट, इस भविष्यवाणी को, प्रोफेसी भविष्यवाणी को, फैक्ट सही साबित करने के लिए। बट लेटर होप्स ऑफ फेट अलोन विल स्पेयर हिम द नीड टू किल, बट लेटर, लेकिन बाद में होप्स, वो ये आशा करता है कि फेट, उसका भाग्य या किस्मत, अलोन अकेले ही, विल स्पेयर हिम द नीड ऑफ किल, इस मारने की जरूरत से उसको स्पेयर बचा लेगी, यानी तकदीर में राजा बनना लिखा है ना, तो तकदीर ही कुछ करेगी, मैं क्यों उसको मारने लगा। मैकबेथ मीट्स किंग डंकन, किंग डंकन से मिलता है, थैंकिंग हिम फॉर हिज न्यू टाइटल, अपने नए टाइटल जिसको दिया गया उसके लिए थैंक कहता है। द ऑल्सो लॉयल बैंको रिसीव्स नथिंग, किंग डंकन रिमार्क्स हाउ ही completely trusted the previous थेन ऑफ कॉडोर। द ऑल्सो तो कोई सेंस नहीं है, लॉयल बैंको रिसीव्स नथिंग, इसका इतना आप ध्यान रख सकते हैं कि जो बैंको था ना वो भी वफादार था, उसको कुछ नहीं मिलता है। किंग डंकन रिमार्क कहते हैं कि हाउ ही कंप्लीटली ट्रस्टेड, कि इसे पूरी तरह से भरोसा करते थे, द प्रीवियस थेन ऑफ कॉडोर, कॉडोर के पहले थेन पर, यानी जो थेन था इससे पहले का। किंग डंकन अनाउंस करते हैं दैट की हिज सन, जो उसका बेटा है मेलकम, विल बी द न्यू प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, वो कम्बरलैंड का नया राजकुमार होगा। मैकबेथ सीज मेलकम एज अ थ्रेट टू व्हाट ही नाउ टेक्स सीरियसली एज हिज डेस्टिनी टू बी किंग, अब जो मैकबेथ है वो सीज मेलकम को एक देखने लगता है किस तरह से, एज अ थ्रेट, या खतरे के तौर पर, टू व्हाट ही नाउ टेक्स सीरियसली, उस योजना के लिए, उस प्लान के लिए जिसको अब मैकबेथ ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, और वो क्या है, राजा बनने की, वो राजा बनना, यानी
कह रहे हैं कि जिस बात को मैकबेथ ने सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है कि अब वो डंकन के बाद वो राजा बनेगा, लेकिन जब डंकन ने अनाउंस किया कि मेलकम राजकुमार होगा अगला, तो बस मैकबेथ अब उसकी नज़रों में, ओ सॉरी, मेलकम मैकबेथ की नज़रों में खटकने लगता है। अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन मैकबेथ चेंजिंग मोरालिटी। और ये जो अनाउंसमेंट है ना, ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाता है मैकबेथ के चेंजिंग मोरालिटी में, यानी उसकी नैतिकता जो है वो उसको पीछे छोड़ देता है और प्लान में लग जाता है डंकन को निपटाने के। मैकबेथ मेक्स दिस क्लियर, मैकबेथ इस बात को क्लियर कर देता है बाय फेमसली आस्किंग इन एन असाइड, एक प्राइवेट स्पीच यानी एक सोलोलिकी में जो बड़े प्रसिद्ध है, उसमें पूछता है फॉर द स्टार्स टू हाइड दियर फायर्स लीस्ट दे रिवील हिज डार्क एंड डेडली पर्पस और इंटेंशन टू किंग डंकन। समझ लीजिए, अच्छी लाइन है ये, कि जो मैकबेथ है मेक्स हिज दिस क्लियर, अपने इस इरादे को क्लियर कर देता है जब वो एक सोलिलोक्वी बोलता है और कहता है कि ओ तारो, हाइड दियर फायर्स, अपनी रोशनी को छुपा लो, लीस्ट दे रिवील हिज डार्क, कहीं तुम ऐसा ना करना कि मेरे इस डार्क, गंदे, डेडली और भयानक पर्पस, उद्देश्य को, इंटेंशन या इरादे को लोगों के सामने जाहिर कर दो, जो कि क्या है, टू किल किंग डंकन, राजा को मारना। अच्छा, लेडी मैकबेथ जो है वो लंस जान पाती है बाई लेटर, उस पत्र के द्वारा, फ्रॉम मैकबेथ, जो मैकबेथ ने लिखा है, ऑफ द थ्री विचेस प्रोफेसी, जो उन तीन विचेस ने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी, फॉर हर हस्बैंड, उसके पति के लिए, ईगरली एम्बेरेसिंग देम एज फैक्ट, उन्हें वो सच मान लेती है बड़े उत्सुकता के साथ कि अरे अब तो काम बन गया। फियरिंग मैकबेथ इज टू कंपैशनेट एंड वीक विल्ड टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन, और ये उसको डर है कि मैकबेथ जो है वो कुछ ज़्यादा ही कंपैशनेट, विनम्र है, एंड वीक विल्ड, और उसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन, शायद वो नहीं कर सकेगा उस काम को, उस कृत्य को जो करना ज़रूरी है। और वो क्या ज़रूरी है, किलिंग ऑफ किंग डंकन, राजा को मारना। शी फेमसली आस्क्स द गॉड्स, वो देवताओं से कहती है, टू रिमूव फ्रॉम हर, कि उससे, उसके अंदर से निकाल लें, साइंस ऑफ कंपैशन, विनम्रता के निशानियों को, एंड फेमिनिटी, और स्त्रीत्व, यानी उसके औरत होने को उससे छीन लें, उसके अंदर से विनम्रता, दयालुता, ममता सब निकाल लें और उसे एक मर्द का सा जुनून और ताकत दे दें। रिप्लेसिंग दीज विथ कोल्ड और रिमोर्सलेस रथलेसनेस, रिप्लेसिंग दीज, और इनकी जगह पर क्या मिल गया, कोल्ड, रिमोर्सलेस, पश्चातापहीन, रथलेसनेस, निर्दयता उसको मिल जाए, कि बस वो जो भी उसके पति के रास्ते में आए राजा बनने के, वो उसको बड़ी निर्दयता से रास्ते से हटा दे। लर्निंग फ्रॉम ए मैसेंजर, एक मैसेंजर से जान करके, दैट की किंग डंकन विल स्टे एट दियर कैसल, की किंग डंकन उसके किले पर रुकेंगे। लेडी मैकबेथ इंथुसियास्टिकली ग्रीट्स दिस न्यूज़, जो लेडी मैकबेथ हैं इंथुसियास्टिकली, बड़े उत्साह के साथ में, ग्रीट्स दिस न्यूज़, इस समाचार का स्वागत करती है। सजेस्टिंग दैट, ये सजेस्ट करते हुए कि शी ऑलरेडी हैज़ प्लान्स टू किंग डंकन, उसने पहले ही योजना बना रखी है किंग डंकन को मारने की। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ डिसाइड टू स्पीक अगेन ऑन द इश्यू ऑफ द प्रोफेसीज, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ डिसाइड करते हैं कि वो भविष्यवाणी के इशू पर फिर से बात करेंगे। मैकबेथ विल अनसर्टेन ऑफ द नीड टू किल किंग डंकन, मैकबेथ जो है वो थोड़ा सा अभी भी संदेह में है, शक में है कि वो क्यों मारे बे मतलब में राजा डंकन को। एट मैकबेथ कैसल, मैकबेथ के कैसल में, किले में, किंग डंकन अराइव्स, किंग डंकन आते हैं, वाइल्स्ट, जबकि लेडी मैकबेथ प्लेस द मोस्ट परफेक्ट होस्टेसनेस, जबकि जो लेडी मैकबेथ है वो एक मेहमान नवाज की बखूबी भूमिका निभाती हैं। किंग डंकन आस्क्स फॉर थिन ऑफ कॉडोर, यानी मैकबेथ को पूछते कि कहाँ है भाई हमारा थिन, हु इज नॉट येट प्रेजेंट, जो अभी तक नहीं आया। अ गिल्ट रिडन मैकबेथ रेसल्स विथ हिज कॉन्शियंस, एक गिल्ट रिडन, एक गुनाह से, पाप से दबा हुआ जो मैकबेथ है, रेसल्स, वो रेसलिंग कर रहा होता है, क्या कहिए, कुश्ती कर रहा होता है, विथ हिज कॉन्शियंस, अपनी अंतरात्मा से, किस बात के लिए, किंग डंकन को मारें या ना मारें, मारें या ना मारें, ये सर्टेन दैट ही शुड नॉट किल किंग डंकन, और वो ये बात निश्चय कर लेता है कि वो किंग डंकन को नहीं मारने वाला। येट गिल्टीली हैविंग टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ ऑल द रीजंस व्हाई इट वुड बी रॉन्ग। अच्छा,
फिर भी वो क्या कहता है कि अगर उसको मार दिया गया ना तो ये हर तरीके से गलत होगा, चाहे उसमें आप कितना भी सही उसको करने की कोशिश करिए या कितना भी उसको सही करने के कारण रीज़न दीजिए, वो फिर भी गलत ही रहेगा। अच्छा, मैकबेथ डिसाइड्स अगेंस्ट मर्डरिंग हिज किंग। मैकबेथ फैसला कर लेता है कि वो डिसाइड अगेंस्ट मतलब फैसला करता है विरुद्ध में, किसके? मर्डरिंग, मारने के विरुद्ध में फैसला करना मतलब मारने की बात को छोड़ देता है। बट लेडी मैकबेथ बी लिटिल सिम फॉर नॉट लेकिन जो लेडी मैकबेथ है उसका मजाक उड़ाती है, उसका उपहास उड़ाती है कि तुम अपने आप को मर्द कहते हो, अच्छा अच्छे मर्द हो, फॉर नॉट बीइंग एबल टू मर्डर, ये जरा सा तुम मर्डर करने की बात आ गई तो कांपने लगे तुम। थ्रेटनिंग टू टेक अवे हर लव फॉर हिम, उसने उसको धमकी दी कि अगर तुमने ये ना किया तो मेरे प्यार को भूल जाओ। इफ ही डज नॉट, वही किया अगर तुमने नहीं किया तो। दिस थ्रेट विंस मैकबेथ ओवर, ये थ्रेट, ये धमकी मैकबेथ को जीत लेती है। मैकबेथ उस थ्रेट के सामने हार जाता है। एंड लेडी मैकबेथ आउटलाइंस हर प्लान टू किल डंकन, वो सॉरी किल किंग डंकन, और जो लेडी मैकबेथ है वो अपने राजा को मारने के प्लान को, योजना को आउटलाइन बताती है कि इन हिज स्लीप व्हाइल ही इज एट गेस्ट डियर कैसल, जब वो उनके घर में मेहमान बन करके आएगा, सो रहा होगा, तभी उसको अपन निपटा देंगे। एक्ट सेकंड आ गया भाई, ठीक है, ये एक्ट फर्स्ट हो गया। एक्ट सेकंड में क्या है? बैंको एंड सनफ्लियंस अराइव एट मैकबेथ कैसल, ये दोनों भी आ गए हैं कैसल में। बैंको इज ट्रबल्ड बाय थ्री विशेस प्रोफेसी, बैंको जो है वो उन तीन विशेस की प्रोफेसी को लेकर के बड़ा परेशान है। एंड टेल्स मैकबेथ दिस, और मैकबेथ को बताता भी है कि यार टेंशन है दिमाग में। मैकबेथ प्रिटेंड्स नॉट टू टेक द थ्री विशेस सीरियसली, और मैकबेथ बहाना करता है कि कहाँ तुम उनके चक्कर में पड़े हो, उनको सीरियसली मत लो, ऐसा उसको समझा देता है, जबकि खुद सीरियसली से ज़्यादा सीरियसली लिए हुए। लर्निंग फ्रॉम बैंको दैट किंग डंकन इज एस्लीप, बैंको से ये बात जान करके कि किंग डंकन जो है वो सो चुके हैं, मैकबेथ क्या करता है? अलोन अकेले फॉलोज एन इमेजिनरी डैगर, एक इमेजिनरी काल्पनिक हथियार को, सॉरी डैगर, चाकू को पीछा करता है। टू किंग डंकन्स बेड चेम्बर, किंग डंकन के बेड चेम्बर तक, वेयर ही विल किल हिम इन स्लीप, जहाँ पर वो उसको नींद में मार देगा। मतलब वो उसके सपने में या उसकी कल्पना में एक चाकू आ रहा है, डैगर आ रहा है, जिसके पीछे पीछे वो चला जा रहा है राजा डंकन के बेडरूम तक, और वहीं उसको निपटा देगा सोते हुए। लेडी मैकबेथ हैज़ ड्रग्ड किंग डंकन्स गार्ड्स, अब लेडी मैकबेथ ने क्या कला की कि उसके जो गार्ड थे किंग डंकन के, उनको उसने ड्रग दे दिए, मतलब कोई नशावर चीज़ दे दी जिससे वो बेहोश हो गए। अलाउइंग मैकबेथ टू किल डंकन अनचैलेंज्ड, और इस बात ने मैकबेथ को बिल्कुल फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया किल मारने के लिए किंग डंकन को। ठीक है। अच्छा, लेडी मैकबेथ वाज टू हैव किल्ड द किंग, वो खुद मारने वाली थी मैकबेथ के बजाय, बट लेकिन हिज रिजेम्बलेंस टू हर लेट फादर मीन्स मैकबेथ डज नॉट द मैकबेथ डज द डीड इंस्टीड, कि हुआ क्या था वो समझ लीजिए। पहले जो लेडी मैकबेथ है वो कह रही थी मैं खुद मारूंगी, चलो ऑटो तो मैं बस की नहीं है, लेकिन हिज रिजेम्बलेंस, जो किंग डंकन थे वो उनकी शक्ल मिलती जुलती लग रही थी उसको, कि जैसे उसके लेट फादर, मरे हुए पिता हैं वो। नींद में उसको ऐसा जब ये सो रहे थे किंग डंकन, तो जब ये मारने पहुंचती है तो एकदम देखती है चेहरा, तो उसके अपने पिता की याद आ जाती है, तो मेरे पिताजी हैं, बस तो उल्टे पांव भागती है वहां से। इसलिए मैकबेथ डज द डीड, फिर मैकबेथ करता है ये काम इंस्टीड, लेडी मैकबेथ के बजाय। अ बेल फ्राइटेंस लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ टू इज नर्वस, ये बेल, एक घंटी कोई बजती है जिससे लेडी मैकबेथ डर जाती है, मैकबेथ भी डर जाता है, और मैकबेथ तो नर्वस भी है। बट ही अनाउंसेस दैट ही डिड इंडीड किल किंग डंकन, लेकिन वो कहता है कि मार के ही रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। मैकबेथ recounts that the two guards cried out murder and later God bless us, अब मैकबेथ जो है रिकाउंट्स सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वो दो गार्ड हैं कि एकदम चिल्लाने लगे कि मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, और बाद में फिर गॉड ब्लेस अस, लेडी मैकबेथ टेलिंग हर हस्बैंड नॉट टू फ्रेट ओवर सच थिंग्स, फिर लेडी मैकबेथ उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, डरो मत। एंड द फैक्ट दैट, और उसे ये सच बताती है कि his conscience prevented him from saying आमीन as one of the gods had done, कहने कि उसकी जो अंतरात्मा है ना उसे इस काम के पूरे होने के लिए आमीन कहने से, आमीन कहते हैं ये लोग, आमीन, उससे रोक रही है। एज वन ऑफ द गॉड्स हैड डन, जैसा कि
उन गार्ड्स में से एक ने किया था। लेडी मैकबेथ बताती हैं हर हस्बैंड को टेल्स हर हस्बैंड अपने पति को बताती हैं, अ लिटिल वाटर विल वॉश अवे दियर गिल्ट, थोड़ा सा पानी उनके इस गुनाह को उनके हाथों से धुल देगा। एंड द टू रिटायर टू दियर बेडरूम व्हेन नॉकिंग इज लेटर हर्ड, एंड द टू और वो दोनों रिटायर टू दियर बेडरूम अपने बेडरूम में आकर के लेट जाएंगे। रिटायर यहाँ रिटायर होने से नहीं मारने का क्या फ़ायदा, जब रिटायर होना है तो राजा नहीं बनेगा, बन पाएगा, है ना। तो रिटायर होने से मतलब है कि वो अपने कमरे में आ जाएंगे निपटाने के बाद। व्हेन नॉकिंग इज लेटर हर्ड, जब बाद में फिर खटखटाहट सुनी जाएगी तो फिर देखा जाएगा। मैकडफ एंड लिनॉक्स, द सोर्स ऑफ द नॉकिंग इन द लास्ट सीन, जो कि लास्ट सीन में पिछले सीन में नॉक कर रहे थे। अराइव एट मैकबेथ कैसल, वो भी कैसल में आ जाते हैं। न्यूज़ ऑफ किंग डंकन्स डेथ रीचेज ऑल द मैकबेथ कैसल, किंग डंकन के मारे जाने की खबर मैकबेथ के पूरे किले में फैल जाती है। लेडी मैकबेथ फेंट्स, लेडी मैकबेथ बेहोश होने का नाटक करती है। एंड मैकबेथ इन रेज, और मैकबेथ गुस्से में किल्स द टू ड्रंकन गार्ड्स, उन पिए हुए या नशे में जो टू गार्ड्स थे उनको मार देता है। आफ्टर क्लेमिंग, ये दावा करते हुए कि दे ऑब्वियसली किल्ड दियर किंग, कि इन्हीं दोनों ने जानबूझ के अपने राजा को मारा है। दीज एक्शंस, ये जो काम हुए कि पहले तो लेडी मैकबेथ बेहोश हो गई, फिर मैकबेथ ने उन दोनों गार्ड्स को निपटा दिया। तो दीज एक्शंस लार्जली फ्री मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ फ्रॉम सस्पिशियन, इन दोनों कामों ने मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को शक के दायरे से बाहर कर दिया। किंग डंकन्स सन्स मेलकम एंड डोनाल्ड बेन आर इंट्रोड्यूस्ड, अब मेलकम और डोनाल्ड बेन जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। बोथ मेन वाइजली डिसाइडिंग टू फ्ली मैकबेथ कैसल, दोनों बड़ी बुद्धिमानी से फैसला करते हैं कि मैकबेथ के किले को तुरंत छोड़ दो। एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट दियर ओन मर्डर, एज अ प्रिकॉशन, एक सावधानी के तौर पर अपने मर्डर के लिए। मेलकम विल हेड फॉर इंग्लैंड, मेलकम इंग्लैंड जाएगा। डोनाल्ड बेन कहाँ जाएगा? आयरलैंड जाएगा। रॉस स्पीक्स, रॉस बोलता है विथ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े से, हु डिस्क्राइब्स वेरियस नेचुरल एक्ट्स, जो बड़े अस्वाभाविक कामों को बताता है हैपनिंग होते हुए इन स्कॉटलैंड में जो हो रहे थे। परहैप्स द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट सीन फॉर द थीम ऑफ नेचर एट वॉर विथ इटसेल्फ, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो क्या थी? द थीम ऑफ नेचर एट वॉर, युद्ध के दौरान थीम ऑफ नेचर थी। विच रिलेट्स टू द आइडिया ऑफ नेचुरल ऑर्डर, जो रिलेट करती है नेचुरल ऑर्डर को या नेचुरल ऑर्डर के स्वाभाविक व्यवस्था के विचार को। बीइंग डिस्टर्ब्ड, जिसे डिस्टर्ब कर दिया गया है, बाई डेथ, मृत्यु के द्वारा, ऑफ अ किंग, एक राजा के, यानी जो स्वाभाविक ढंग से चला आ रहा था स्कॉटलैंड में कि अब अभी तक राजा किंग डंकन है, फिर मेलकॉम बन जाएगा, फिर उसके बच्चे बनेंगे, इस तरह से करें कि ये जो चेन थी पूरी, जो एक नेचर का डिसीजन था, उसको तोड़ दिया गया और कह रहा अब न जाने क्या होगा। अ प्रेवेलेंट थीम थ्रू आउट दिस प्ले, और यही थीम जो है वो रहती है, डेथ है, वॉर है, यही थीम जो है पूरे प्ले में बनी रहती है। वी लर्न दैट, हम जान पाते हैं कि किंग डंकन से टू सन्स हैव फ्लेड, कि जो किंग डंकन के दो बेटे हैं वो भाग गए हैं। लीविंग मैकबेथ टू बी क्राउंड, मैकबेथ को छोड़ करके कि उसे राजा बना दिया जाए स्कॉटलैंड का। मैकडफ हु लेटर बिकम्स इंस्ट्रूमेंटल इन मैकबेथ डाउनफॉल, जो बाद में मैकबेथ के डाउनफॉल बर्बादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हैज़ सिग्निफिकेंटली स्नब्ड मैकबेथ कोरोनेशन एट सीन टू गो टू फाइव इंस्टीड, वो स्नब्ड, रोकने की या टोकने की कोशिश करता है या उससे बचने की कोशिश करता है किस सीन को, जहाँ पर मैकबेथ का कोरोनेशन हो रहा था, उसका राज्याभिषेक हो रहा था। A tone of increasing despair for Scotland begins in this scene. A tone of increasing despair. एक टोन, एक ऐसी टोन जो कि इंक्रीजिंग डिस्पेयर की है, यानी बढ़ते हुए दुख की है स्कॉटलैंड के लिए, वो इस सीन में शुरू हो जाती है। एक्ट थर्ड में आ जाइए। बैंको इज फियरफुल दैट द थ्री विचेस प्रोफेसीज आर बिकमिंग ट्रू, कि जो उन तीन चुड़ैलों की विचेस की प्रोफेसी थी वो तो सही हो रही है। क्वेश्चनिंग वेदर मैकबेथ प्लेड मोस्ट फाउली फॉर इट, और ये उसके अंदर सवाल उठ रहा है कि क्या मैकबेथ कोई फॉली या गंदा संदा कह दीजिए काम कर गुजरेगा इसके लिए, और किल्ड किंग डंकन, या उसने मार दिया है किंग डंकन को, टू मेक प्रोफेसी फैक्ट, इस भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए। मीटिंग विथ मैकबेथ, मैकबेथ से मिलते हुए मैकबेथ कॉन्टीन्यूसली आस्क्स बैंको, बैंको से मैकबेथ लगातार पूछ रहा है
ऑफ हिज ट्रेवल प्लान्स, उसकी योजनाओं के बारे में, यात्रा के, एंड दोज फॉर ऑफ हिज सन, और उसके बेटे की यात्राओं के बारे में। क्या चल रहा है उसके दिमाग में कि पता चले ये कहाँ जा रहे हैं तो लोगों को भेज के इनको मार दिया जाए। अलोन, अकेले, मैकबेथ फियर्स दैट, मैकबेथ को डर है कि बैंको का सन विल मीन हिज डायनेस्टी विल बी शॉर्ट लिव्ड, यानी अगर बैंको का जो सन है, जो बेटा है, अगर वो जिंदा रह जाता है तो ये जो उसकी डायनेस्टी है ना, उसका जो वंश है, विल बी शॉर्ट लिव, बहुत छोटी उम्र का हो जाएगा, यानी उसका वंश ज़्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाएगा स्कॉटलैंड में। ओनली ही विल बिकम किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड नॉट हिज सन्स, क्योंकि विल बी रिप्लेस्ड बाई दोज ऑफ बैंकोज लाइनेज। हाँ, तो ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि अगर इसका बेटा जिंदा रहा तो सिर्फ मैकबेथ ही बन पाएगा राजा, उसके बच्चे तो बनने से रहे, क्योंकि वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे बैंकों के पीढ़ियों के द्वारा। मैकबेथ अरेंजेस फॉर सेवरल मर्डर्स, कई एक हत्यारों को अरेंज करता है मैकबेथ, टू डिस्क्रीटली किल बैंको एंड फिलियंस, की वो सीक्रेटली जा करके बैंको को और फिलियंस को मार दें, टू इंश्योर हिज सन्स, के उसके बेटे भी, एंड नॉट बैंकोज, ना कि बैंको के बेटे, बिकम फ्यूचर किंग्स, भविष्य के राजा बने, इस बात को सिक्योर करने के लिए। लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ स्पीक इन प्राइवेट, दोनों प्राइवेट में बात करते हैं। मैकबेथ इज अगेन प्लेग्ड बाई अ गिल्ट वी थॉट मे हैव वैनिश्ड, मैकबेथ इज अगेन प्लेग्ड बाई अ गिल्ट, फिर मैकबेथ एक गुनाह के बोझ तले दबा हुआ है। प्लेग तो एक बीमारी होती है जो फैल जाए, तो आप इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि उस गुनाह से दबा हुआ है जो उसके पूरे विचारों में फैल चुका है। वी थॉट में हैव गिल्ट, वी थॉट में हैव वैनिश्ड, वो गुनाह जिसको हम सोचते थे कि वो बस करने के बाद ख़त्म हो जाएगा, वो अभी भी मुझे हॉन्ट कर रहा है, डरा रहा है। लेडी मैकबेथ अटेम्प्ट्स टू स्ट्रेंथन मैकबेथ्स रिजॉल्व, लेडी मैकबेथ क्या करती है, अटेम्प्ट, कोशिश करती हैं, टू स्ट्रेंथन मैकबेथ्स रिजॉल्व, मैकबेथ को रिजॉल्व करने की, या मैकबेथ के फैसले को ताकत देने की, उसे उस पर जमे रहने की, क्या करती हैं, उसको और भी उत्तेजित करती हैं, उसे समझा बुझा कर कहती हैं नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इसको बनाए, अपने को राजा बनाए रखने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत और करना वो भी कर दो। द मर्डरर्स, जो कि हायर किए थे किसने, मैकबेथ ने, उन्होंने बैंको को तो मार दिया, बट लेकिन हिज सन फिलियंस एस्केप्स, उसका बेटा फिलियंस बच गया, एंड सर्वाइव, जीवित रह गया। द थ्री विचेस प्रोफेसी ऑफ बैंको सन्स बिकमिंग किंग्स हैज नॉट बीन थ्वार्टेड बाय मैकबेथ, जो उन तीन विचेस की प्रोफेसी थी कि बैंको के बेटे राजा बनेंगे, वो मैकबेथ के द्वारा थ्वार्टेड, बिगाड़ी नहीं जा सकी, यानी वो होकर रहेगी। मैकबेथ एंड अ लेडी, मैकबेथ और एंड अ लेडी आर एंटरटेनिंग एट दियर कैसल, अपने किले में आर एंटरटेनिंग, उन्हें एंटरटेन किया जा रहा है। द फर्स्ट मर्डरर अराइव्स, फर्स्ट मर्डरर आता है, अनाउंसेस दैट बैंको इज डेड, बैंको मर चुका, बट फिलियंस हैज लिव्ड, लेकिन फिलियंस जिंदा है। मैकबेथ इमीडिएटली रियलाइजेस, मैकबेथ को तुरंत रियलाइज होता है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। हिज डिसेंडेंट्स में नॉट बिकम किंग्स, कि उसकी जो पीढ़ियां शायद वो राजा नहीं बन पाएंगी, किसकी, मैकबेथ की, क्योंकि फिलियंस जिंदा है। मैकबेथ फेमसली सीज बैंकोस घोस्ट एट हिज पार्टी, अपनी पार्टी में जबकि वो डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ है, एक कुर्सी में वो बैंको के घोस्ट को बैठे हुए देखता है। कॉजिंग लेडी मैकबेथ टू फिनिश दियर पार्टी अर्ली, इससे लेडी मैकबेथ को उस पार्टी को जल्दी ख़त्म करना पड़ता है, मतलब पागलों सी हरकत करने लगता है, कौन, मैकबेथ। टू प्रिवेंट फर्दर सस्पिशियन, तो लोगों को ज़्यादा शक ना हो पाए, इसके लिए लेडी मैकबेथ उस पार्टी को जल्दी से ख़त्म करती है, और वो कहती है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिससे राजा डंकन की मृत्यु हुई है। अबाउट मैकबेथ सैनिटी, मैकबेथ के पागलपन को, कि उसके पागलपन का शक ना हो जाए लोगों को। एंड अबाउट दियर रोल इन रिसेंट इवेंट्स, और जो अभी हाल में इवेंट्स घटनाएं हुई हैं उनकी उसमें क्या भूमिका, उसके लिए लोगों को शक ना हो जाए, तो इसलिए वो पार्टी ख़त्म कर देती है। अच्छा, मैकबेथ मेक्स हिज फेमस स्पीच, तभी मैकबेथ अपनी फेमस स्पीच कहता है, अबाउट बीइंग टू कवर्ड इन ब्लड टू स्टॉप किलिंग, कि वो इतना ज़्यादा खून से लथपथ हो चुका है कि अब वो इस मारने को, मरने को नहीं रोक सकता, यानी ब्लड शेड को वो रोकने में असमर्थ है, क्योंकि जो उसने पाने के लिए जो कुछ किया है ना,
उसको बनाए रखने के लिए अब उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा। हेकेट, अब आती है रानी विचेस की। क्लियरली इन अ पोजीशन ऑफ कमांड ओवर द थ्री विचेस, क्लियरली जो कि बिल्कुल साफ तौर पर उन थ्री विचेस की कमांड करने की पोजीशन पर है। स्कोल्ड्स हर सबॉर्डिनेट्स, वो उन तीनों विचेस को क्या करती है, स्कोल्ड, डांटती है। फॉर हेल्पिंग एन अनअप्रिशिएटिव मैकबेथ, मैकबेथ को हेल्प करने के लिए। हेकेट इंस्ट्रक्ट्स द थ्री विचेस, वो उनको निर्देश देती है टू मेक प्रिपरेशंस फॉर हर प्लान टू यूज इल्यूजन, कि वो तैयारियां करें, कि वो इल्यूजन भ्रम का इस्तेमाल करें, करने के लिए प्लान करें। एंड द थ्री विचेस, और वो जो तीन विचेस हैं उनकी जो प्रोफेसीज हैं अगेंस्ट मैकबेथ, उनको सही साबित करने के लिए भी जो किया जा सकता है करें। द थ्री विचेस ईगर टू प्लेकेट, वो जो तीनों विचेस हैं वो कोशिश होती है, विचेस ईगर टू प्लेकेट, खुश करने के लिए उत्सुक है, डियर मास्टर, अपनी रानी को। ईगरली मेक प्रिपरेशंस डूइंग एज दे आर टोल्ड, बड़ी उत्सुकता से वो तैयारियां करने लगती हैं वैसे ही जैसा उनको बोला गया है। वी सी लेनॉक्स, हम लेनॉक्स को देख पाते हैं। अ लॉर्ड, एक जो लॉर्ड है, डिस्कस अफेयर्स, अफेयर्स को डिस्कस करते हैं इन दियर किंगडम, अपनी किंगडम में। वी लर्न फ्रॉम दियर कन्वर्सेशन, हम उनकी बातचीत से समझ पाते हैं दैट की एन आर्मी इज बीइंग फॉर्म्ड इन इंग्लैंड टू फाइट मैकबेथ, की एक आर्मी जो है बनाई जा रही है कहाँ, इंग्लैंड में, मैकबेथ से लड़ने के लिए। अब आ जाइए एक्ट 4 में। एक्ट 4 अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द प्ले, एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होता है। जस्ट एज द थ्री विचेज प्रोफेसाइज्ड, जैसा कि तीन विचेज ने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी, मैकबेथ असेंडेंसी टू बिकम किंग इन एक्ट 1 सीन्स 3, हेयर द प्रोफेसीज, करेंगे जैसे उन्होंने पहले कहा था कि मैकबेथ राजा बनेगा, असेंडेंसी मतलब उसके सिंहासन पर बैठने की जो प्रक्रिया है वो असेंडेंसी, असेंडेंट होता है, असेंड होता है सिंहासन पर चढ़ना या बैठना। वैसे ही प्रोफाइल फिर से वो भविष्यवाणी करती है कि हिज डाउनफॉल विद द थ्री अपैरिशंस, उसके डाउनफॉल को वो उसको कहती हैं आकर कि अब तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। उनके साथ में तीन अपैरिशंस भी हैं, यानी तीन आत्माएं भी हैं, परछाइयां भी हैं। विजन्स या घोस्ट्स, ये भी आप कह सकते हैं कि भूत है। द फर्स्ट अपैरिशन, जो पहली आत्मा है, जो पहली परछाई है, वो टेल्स एन ईगर मैकबेथ, उत्सुक मैकबेथ को बताती हैं कि ही शुड फियर मैकडफ, उससे मैकबेथ से डरना चाहिए। सेइंग, कहते हुए, बिवेयर मैकडफ, मैकबेथ से होशियार रहना। बिवेयर द थेन ऑफ फाइव, और थेन ऑफ फाइव से भी सावधान रहना, यानी मैकडफ से ही सावधान रहना। द सेकेंड अपैरिशन, जो दूसरी परछाई है, रीअश्योर्स मैकबेथ, वो यकीन दिलाती है मैकबेथ को दैट की नन ऑफ वुमेन बॉर्न, की कोई भी औरत से जन्मा शैल हार मैकबेथ को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। एंड द थर्ड, और जो तीसरी अपैरिशन परछाई है, आत्मा है, टेल्स मैकबेथ को बताती है ही हैज़ नथिंग टू फियर, उस समय तक उसको डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि ग्रेट बिरनाम उड, मतलब जो उस स्कॉटलैंड के राज्य के बाहर बरनाम उड थे, जंगल थे, मूव्स नहीं चलने लगेंगे। या हाई डंसनैन हिल नियर हिज कैसल, या जब तक कि वो हाई डंसिनैन हिल तक नहीं आ जाएंगे, उसके किले के पास में। तो उसको लगा कि यार जब जंगल चल ही नहीं पाएगा तो मुझे कोई ख़तरा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात क्या हुई कि उसने कह दिया कि कोई भी औरत से जो जन्मा वो मार नहीं पाएगा, तो दुनिया में सभी औरत से जन्मे हैं, है ना। तो वो भी बात प्रोफेसी होगी। और ये बात रही कि मैकडफ से सावधान रहना, तो वो उसको निपटवा देगा, उसके लिए वो करता भी है, अपने लोग भेजता है, तो उसकी फैमिली मिलती है, उसको मार देते हैं, मैकडफ वहाँ से भाग जाता है। ठीक है। मैकबेथ डिसाइड्स, मैकबेथ क्या करता है, फैसला करता है टू किल मैकडफ, मैकडफ को मारने का, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने का, फ्रॉम हिम, उससे। एंड टेक्स द अपैरिशंस वर्ड्स टू मीन, और उन परछाइयों के शब्दों को सच मान लेने का भी, कि ही इज सेफ फ्रॉम ऑल मैन, वो सभी से सेफ है, सुरक्षित है। सिंस दे आर ऑल बॉर्न नेचुरली, क्योंकि वो सभी स्वाभाविक ढंग से उनका जन्म हुआ है, यानी जो भी दुनिया में लोग आए हैं तो अपनी माँ से ही उन्होंने जन्म लिया है। एंड दैट ओनली द मूविंग ऑफ नियर बाई फॉरेस्ट, और ये भी कि जब तक ये नियर बाई पास का जंगल चलने नहीं लगेगा, हिस कैसे लिया चल करके उसके किले तक नहीं आ जाएगा, तब तक वो कैसा सुरक्षित है। तो एन अनलाइकली इवेंट, ये भी एक ऐसी इवेंट है जो नहीं हो सकती है। विल स्पेल हिज डूम,
और इस तरह से वो भी इसके डूम से वो भी दूर है, यानी मैकबेथ सुरक्षित है कुल मिलाकर के उस जंगल के भविष्यवाणी को लेकर के कि ना तो जंगल चलेगा ना वो बर्बाद होगा। नेक्स्ट मैकबेथ डिमांड्स, फिर मैकबेथ डिमांड करता है कि टू नो अबाउट बैंकोज डिसेंडेंट्स, की बैंको के डिसेंडेंट्स के बारे में कुछ बताओ। लर्निंग टू हिज एंगर दैट दे विल स्टिल रूल स्कॉटलैंड, जब उसे बताया जाता है कि वो अभी स्कॉटलैंड में रूल करेंगे तो गुस्से से पागल हो जाता है। रादर देन मैकबेथ से डिसेंडेंट्स, मैकबेथ के डिसेंडेंट्स के बजाय कौन रूल करेगा, बैंकों के डिसेंडेंट रूल करेंगे। मैकबेथ लर्न्स, मैकबेथ ये भी जान पाता है दैट कि ही कैन नॉट किल मैकडफ, वो मैकडफ को नहीं मार सकता। सो इंस्टेड हैज हिज एंटायर फैमिली मर्डर्ड, इसलिए वो क्या करता है, उसके बजाय उसके पूरे परिवार को ही मरवा देता है। अब लेडी मैकबेथ को दिखाया गया। लेडी मैकबेथ इज ग्रीटेड बाय रॉस, रॉस द्वारा लेडी मैकडफ का स्वागत किया गया। लेडी मैकडफ एक्सप्रेसिंग हर एंगर, लेडी मैकडफ अपना गुस्सा जाहिर करती हैं। एट बीइंग अबंडन्ड बाय मैकडफ, कि उन्हें मैकडफ के द्वारा छोड़ दिया गया। फॉर लिटिल रीज़न, एक छोटे से रीज़न के लिए। वेन इन हर आइज, जबकि उसकी आंखों में। मैकडफ हैज़ डन नथिंग रिक्वायरिंग हिम टू फ्ली, जबकि मैकडफ को ज़रूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, नथिंग रिक्वायरिंग हिम टू फ्ली, भागने की यहाँ से। रॉस लीव्स, रॉस चला जाता है। एंड आफ्टर लेडी मैकबेथ टेल्स हर सन, जब वो लेडी मैकबेथ बाद में बताती हैं अपने बेटे को दैट की हिज फादर इज डेड, उसके पिता मर चुके हैं। एंड वाज अ ट्रेटर, और क्योंकि वो एक गद्दार थे। अ मैसेंजर वॉन्स लेडी मैकडफ टू फ्ली, तभी एक मैसेंजर आता है, लेडी मैकडफ से कहता है कि भाग जाओ। बट मैकबेथ्स मर्डरर्स सक्सीड इन किलिंग लेडी मैकडफ सन, लेकिन जो मैकबेथ के द्वारा भेजे गए हत्यारे थे ना, वो मैकडफ के सन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। द सीन एंड्स विथ लेडी मैकडफ फ्लीइंग फॉर हर लाइफ, और ये जो सीन है ये ख़त्म होता है उस जगह पर जाकर के जहाँ पर लेडी मैकडफ जो है वो अपनी जान बचाकर भाग रही हैं। मैल्कम एंड मैकडफ डिस्कस हाउ स्कॉटलैंड अंडर मैकबेथ्स रूल हैज़ बीन प्लंज्ड इनटू डिस्पेयर। अब ये मैकडफ और मैल्कम वहाँ बैठ करके बेचारे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे स्कॉटलैंड जो है प्लंज इनटू डिस्पेयर, दुख के साए में आ चुका है जब से मैकबेथ राजा बना है। मेलकम टेस्ट्स मैकडफ्स इंटेग्रिटी, मेलकम जो है मैकडफ की इंटेग्रिटी वफादारी को आजमाता है। बाय डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज अनफिट टू रूल, अपने आप को रूल करने के लिए अक्षम बताते हुए। तो आफ्टर मेलकम डिस्गस्ट्स Macduff with increasingly sordid descriptions of his lust and greed, Macduff tells Malcolm that, like Macbeth, he too is not fit for rule in Scotland. After मेलकम डिस्गस्ट, जब मेलकम बड़े डिस्गस्ट अपने आप को गुस्से में और दुख के साथ बताता है मैकडफ को, विथ इंक्रीजिंगली सॉर्डिड डिस्क्रिप्शंस, सॉर्डिड कड़वे जहरीले डिस्क्रिप्शंस, विवरण को, कि वो बहुत ज़्यादा लस्ट से भरा हुआ है, लालच से भरा हुआ है। तो मैकडफ टेल्स मेलकम, तो मैकडफ मेलकम से कहता है दैट की लाइक मैकबेथ, मैकबेथ की तरह ही टू, वो भी इज़ नॉट फिट नहीं है टू रूल स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड पे शासन करने के लिए। दिस डिलाइट्स मेलकम, ये बात मेलकम को खुश कर देती है। वो एक्सप्लेन्स दैट, जो एक्सप्लेन करता है कि ही वाज लाइंग, वो झूठ बोल रहा था। ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ सो नेगेटिवली टू टेस्ट मैकडफ्स इंटेग्रिटी, उसने अपने आप को इतना नकारात्मक तरीके से डिस्क्राइब इसलिए किया ताकि वो तुम्हें, यानी मैकडफ की इंटेग्रिटी वफादारी को क्या कर सके, जांच सके, चेक कर सके। इंटेग्रिटी वैसे अखंडता होती है भाई, ठीक है, यहाँ वफादारी अपन कह रहे हैं। वी लर्न, हम जान पाते हैं दैट की अ लार्ज आर्मी इज गैदरिंग टू डिफीट मैकबेथ, की एक बहुत बड़ी सेना जो है इकट्ठा हो रही है मैकबेथ को हराने के लिए। अब आ जाइए एक्ट 5 जो कि लास्ट होगा इसका। एक्ट 5, लेडी मैकबेथ इंसेनिटी बिकम्स क्लियर, अब लेडी मैकबेथ का पागलपन साफ हो जाता है। फर्स्ट हर डॉक्टर, पहले तो उसका डॉक्टर, एंड अ जेंटल वुमेन, और एक सीधी सादी सी औरत डिस्कस, कहती है लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग एंड टॉकिंग टू हर सेल्फ, एंड देन वी द ऑडियंस सी दिस फॉर आवर सेल्व्स। अच्छा, फिर से देख लीजिए इसको। पहले डॉक्टर कहता है पागल हो चुकी, फिर एक जेंटल वुमेन जो वही कैसल किले की होगी वो भी कहती है कि भाई पागल हो गई, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर लेडी मैकबेथ की स्लीप वॉकिंग जो सीन है ना, वो भी साबित करता है कि ये जा चुकी बेचारी दिमाग से पैदल हो गई है। और फिर टॉकिंग टू हर सेल्फ, खुद से बात करना, और बाद में हम जो है
द ऑडियंस, जो कि ऑडियंस है, सी दिस फॉर अवर सेल्फ, खुद ही देख लेते हैं जिसी वो हरकतें करती है कि ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है। लेडी मैकबेथ क्या करती है, मेक्स हर फेमस स्पीच, अपनी प्रसिद्ध स्पीच देती है, दैट की शी कैन नॉट वाइप अवे द ब्लड ऑन हर हैंड्स, की वो अपने हाथों में लगे खून को नहीं साफ कर सकती, और हर गिल्ट, ये अपने गुनाह को, इंडिकेटिंग दैट, ये इंडिकेट करते हुए कि हर बैटल टू सप्रेस हर गिल्टी कॉन्शियंस, कि जो उनकी अंतरात्मा के अंदर जो गुनाह है उसको वो सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, उस युद्ध में अपने आप को वो जमा नहीं पा रही हैं, हारी जा रही हैं, तो हैज़ फेल्ड कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से असफल हो चुकी हैं। ऑल द परफ्यूम्स, और वो कहती हैं कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटल हैंड, जितनी भी अरब के सेंट इत्र हैं वो भी मेरे हाथ की इस गुनाह की दुर्गंध को परफ्यूम स्वीटन नहीं कर सकते, सुगंध में बदल नहीं सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो कौन सा रहेगा आपका, दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा हाइपरबोल होगा, ठीक है। और कभी कभी ये लाइन भी आ जाती है, किसने कही है, तो लेडी मैकबेथ ने कही है। ये आपके दो क्वेश्चन इस तरह से तैयार हो जाते हैं इससे। अच्छा, अब मैकबेथ एनिमीज गेदर नियर, अब मैकबेथ के जो दुश्मन है वो नियर हिज कैसल, उसके किले के पास इकट्ठा हो रहे हैं, एस डेंसनैन के पास में, एज मैकबेथ स्ट्रांगली फोर्टिफाइज हिज कैसल, क्योंकि मैकबेथ ने अपने, एज, हाँ ऐसा क्योंकि भी कह सकते हैं, जबकि भी कह सकते हैं, जबकि मैकबेथ ने क्या किया है, स्ट्रांगली, बड़ी मजबूती से, फोर्टिफाइज हिज कैसल, अपने किले की किलेबंदी कर ली है। वी लर्न, हम जान पाते हैं दैट की मैकबेथ्स होल्ड ऑन स्कॉटलैंड इज लेस देन एब्सोल्यूट, कि जो बैंकों की पकड़ है ना ऑन स्कॉटलैंड पर, इज लेस देन एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट तो नहीं है ना, जो भी सिंहासन पर है उसको एक ना एक दिन जाना है। मैकबेथ प्रिपेयर्स, मैकबेथ तैयारी करता है, टू डिफाइंटली फाइट, फाइट करने के लिए, एज एनिमीज, अपने दुश्मनों से, आर्म्ड विथ द प्रोफेसी, उस भविष्यवाणी को हथियार के तौर पर अपने साथ लिए हुए, दैट की ही विल ओनली बी डिफीटेड, उसे तभी हराया जा सकता है जब नियर बाई बिरनाम वुड मूव्स ऑन हिज कैसल, जब उस जंगल के जो जंगल है वो खुद चल करके उसके किले ना आ जाए। तो मैकबेथ नाउ लर्न्स ऑफ द 10,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी अगेंस्ट हिम, मैकबेथ को पता चलता है कि उसके खिलाफ 10,000 की एक सेना जो है तैयार है। सेटन कन्फर्म्स, सेटन जो है, सेटन ये वो शैतान वाला नहीं, ये नाम है, सेटन कन्फर्म्स, सेटन कन्फर्म करता है दिस बैड न्यूज़, उस बैड न्यूज़ को, एंड मैकडफ डोनिंग हिज आर्मर, अपने आर्मर को पहनते हुए, प्रिपेयर्स टू फाइट, सजाते हुए कह दीजिए, प्रिपेयर टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, इस एनिमीज, अपने दुश्मनों से, रिकॉलिंग द बिरनाम उड प्रोफेसी, उस बिरनाम उड की भविष्यवाणी को याद करते हुए, वंस मोर, एक बार फिर, एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, अपने आप को आराम देने के लिए, यानी वो उस प्रोफेसी में ही दिमाग लगाए कि जंगल जब तक चल के नहीं आएगा तो कोई मार ही नहीं सकता, बस वो मस्त होकर तैयार हो रहा है। विथ हिज ट्रूप्स, अपने ट्रूप्स के साथ में, लॉयली अराउंड हिम, जो उसकी तरफ, जो उसके चारों तरफ इकट्ठा है। मेलकम ऑर्डर्स ईच मैन टू कट डाउन अ ब्रांच, मेलकम हर एक को ऑर्डर देता है कि एक ब्रांच काटो पेड़ से, फ्रॉम द नियर बाई बिरनामुड से, एज हिज आर्मी नाउ कैमोफ्लेज्ड अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ बिरनामुड, ताकि उसकी जो आर्मी है, जो सेना है, वो छिप जाए एक उस बरनामुड के टहनियों के शाखाओं के साथ में, मतलब पता ना चल पाए कि कितनी सेना आ रही है मैकबेथ को। हेड टुवार्ड्स मैकबेथ्स कैसल एट डेंसिनैन, और इस तरह से उस पेड़ की शाखों को लेकर के वो बढ़ने लगते हैं डेंसिनैन की तरफ। मैकबेथ लाफ्स ऑफ हिज एनिमीज नंबर्स, अपने दुश्मनों को देख करके हंसता है। सर्टेन ऑफ द बरनाम उड प्रोफेसी एंड इक्वली सर्टेन, और सर्टेन उसे यकीन है कि जंगल तो चल के आने वाला है नहीं, एंड इक्वली सर्टेन, उसे यह भी यकीन है दैट की हिज फोर्टिफिकेशन शुड लॉट ऑफ एनी अटैक, कि उसके जो फोर्टिफिकेशन है, जो किलाबंदी है, वो किसी भी तरह के आक्रमण को बर्दाश्त कर लेगी, झेल लेगी। वी हियर, तभी हमें सुनाई देती है वोमेंस क्राई, किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़। लेटर लर्निंग, बाद हमें पता चलता है कि लेडी मैकबेथ इज डेड, लेडी मैकबेथ मर गई, शायद सुसाइड कर लिया हो। मैकबेथ कोल्डली श्रक्स द न्यूज़, बड़े अपने मन को ठंडा करके उस न्यूज़ को पी जाता है, दैट हिज वंस डियरेस्ट चक, उसके सबसे अच्छी दोस्त, इज डेड, या सबसे करीबी जो थी वो मर चुकी,
विथ कंप्लीट एपैथी, पूरी एपैथी के साथ में। मैकबेथ लर्न्स, मैकबेथ जान पाता है दैट की बर्नाम वुड और रादर मैलकम्स फोर्सेस आर मूविंग ऑन हिज कैसल। मैलकम लर्न्स, मैकबेथ लर्न्स दैट बर्नाम वुड, कि बर्नाम वुड या रादर मेलकाम्स फोर्सेस या मेलकाम की फोर्सेस आर मूविंग ऑन हिज कैसल, उसकी किले की तरफ आ रहे हैं। रियलाइजिंग व्हाट दिस मीन्स, उसको ये यकीन महसूस होने लगा कि इसका क्या मतलब है, यानी उसकी हार नज़दीक है। मैकबेथ नंथलेस डिफाइंटली सेट्स ऑफ टू मीट हिज डेस्टिनी, फिर भी मैकबेथ जो है नंथलेस तथापि डेफिएंटली सेट्स ऑफ चल पड़ता है टू मीट हिज डेस्टिनी, अपनी किस्मत आजमाने के लिए या अपने भाग्य से मिलने के लिए। मेलकम्स मैन ड्रॉप डियर लीफी कैमोफ्लेज, अब वो मेलकम के जो लोग हैं वो अपने वो पत्तों वाली आड़ को क्या करते हैं, फेंक देते हैं जिसमें वो छिपे हुए थे। एंड द बैटल बेगिंस, युद्ध शुरू हो जाता है। मैकबेथ फाइट्स, मैकबेथ लड़ता है। सिवार्ड किलिंग हिम, फाइट्स सिवार्ड किलिंग हिम, अच्छा सिवार्ड से लड़ता है, उसे मार देता है। मैकबेथ इज नाउ कन्फ्रंटेड बाय मैकडफ, अब उसका सामना मैकडफ से होता है। अ मैन ही हैज़ कॉन्शियसली अवॉइडेड एंड वन ही रिफ्यूजेस टू फाइट, एक ऐसा व्यक्ति यानी मैकडफ एक ऐसा व्यक्ति है जिससे उसे कॉन्शियसली जानबूझकर अवॉइडेड बचना होगा। एंड वन ही रिफ्यूजेस टू फाइट, और ये ऐसा व्यक्ति है कि जिससे उसे लड़ने से मना करना होगा कि नहीं तुमसे तो नहीं लड़ूंगा। मैकबेथ फेमसली एक्सक्लेम्स, मैकबेथ फेमसली एक्सक्लेम करता है कि ही हैज़ लिव्ड अ चार्म्ड लाइफ, उसने बड़ी बढ़िया ज़िंदगी जी है। एंड इज़ अनेबल टू बी किल्ड, और उससे कोई आदमी तो नहीं मार सकता, नेचुरली बॉर्न, जिसका जन्म नेचुरली हुआ हो। मैकडफ नाउ, मैकडफ अब क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि ही हैज़ बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, उसे सिजेरियन सेक्शन या वो जो है सिजेरियन सेक्शन के द्वारा जन्मा है। एंड द टू मैन फाइट, फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। बस अब मैकबेथ जो है वो आधा तो ऐसे ही हार गया जब उसको पता चला कि ये नेचुरल ढंग से नहीं जन्मा है, बल्कि इसकी माँ का ऑपरेशन हुआ, तब से पेट को चाक करके चीर करके निकाला गया। मैकबेथ डाइंग एंड ऑर्डर बीइंग रिस्टोर्ड, अब मैकबेथ मारा जाता है। एंड ऑर्डर बीइंग रिस्टोर्ड, और जो पुरानी व्यवस्था थी वो रिस्टोर हो जाती है जब मेलकम को इज हेल्ड एज द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड, एक स्कॉटलैंड का नया राजा कह करके पुकारा जाता है या उसे नया राजा घोषित कर दिया जाता है। तो ये थी मैकबेथ की समरी एक्ट वाइज, बड़े अच्छे से अपन ने समझाने समझने की कोशिश की है। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ मैसेज कर दिएगा, तो वहाँ पर आपको शेयर कर दी जाएगी। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो आने वाले सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।